गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका परवीन यादव ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हमने रिसेंटली पीछे जितनी वीडियो बनाई प्रोबेबिलिटी पे 12th क्लास पे, तो हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं। हमने उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं वो हमने पढ़ा। फिर हमारे पास आर इंडिपेंडेंट इवेंट है, उसमें एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट मीन्स कम से कम एक इंडिपेंडेंट होने की मतलब कम से कम एक इंडिपेंडेंट इवेंट की अक्रेंस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा, और काफ़ी सारे इसके साथ हमने क्वेश्चंस भी लगाए। आज हम प्रोबेबिलिटी 12th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया तो बेज थ्योरम प्रॉपरली आपको समझ में आ जाएगी। इसी के ऊपर डिपेंड करती है बेज थ्योरम। अगर ये प्रॉपरली क्लियर समझ में आ गया आपको तो बेज थ्योरम समझ में आएगी। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी सैंपल स्पेस है उसके पार्टीशन कैसे करने होते हैं। हम सबसे पहले से इस थ्योरम को पढ़ने से पहले लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की जो ये थ्योरम है उसको पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि कोई भी सैंपल स्पेस है उसके पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कैसे करने होते हैं। तो किसी भी सैंपल स्पेस के पार्टीशन हमें इस हिसाब से डिफाइन करने होते हैं। जैसे मैं अगर वेन डायग्राम में अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूं तो हमारे पास ये है एक सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस के मैंने n पार्टीशन किए। किस हिसाब से पार्टीशन किए देखो, एक पार्टीशन E1 यहाँ पे लिया, एक E2 यहाँ पे लिया, एक पार्टीशन E3 यहाँ पे लिया, एक पार्टीशन E4 यहाँ पे लिया, ऐसे चलते हुए एक पार्टीशन लास्ट En यहाँ पे ले लिया। मीन्स कहने का मीनिंग क्या है कि जो भी मैंने ये पार्टीशन किए हैं इनका कहीं पे भी इनका आपस में कोई भी कॉमन रीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हर पार्टीशन में कुछ न कुछ एलिमेंट तो पक्का मिलेंगे जो सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट होंगे। हर पार्टीशन में एक कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए। अब उसको मैथमेटिकली मैं कैसे लिखूंगा, उसका मीनिंग क्या हुआ कि जितने भी पार्टीशन किए आपने n पार्टीशन किसी भी सैंपल स्पेस के E1 E2 अप टू En, हर पार्टीशन आपस में क्या है, ये जितने भी E1 E2 E3 En है ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सबसे पहला केस क्या है, ये ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या है कि इनका आपस में जो इंटरसेक्शन है वो हमेशा क्या आएगा, फाई आएगा। उसको इन जनरल फॉर्म में लिखूं तो EI इंटरसेक्शन EJ ऑलवेज इक्वल टू फाई। सेकंड कंडीशन क्या है कि ये सारे के सारे पार्टीशन जो हैं ये एग्जॉस्टिव इवेंट भी होने चाहिए। एग्जॉस्टिव इवेंट का मीनिंग क्या होता है कि भाई जितने भी आपने पार्टीशन किए हैं उन सभी पार्टीशन का अगर मैं यूनियन लूं तो वापस से हमारा क्या आ जाए, सैंपल स्पेस आ जाए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू यूनियन En मींस n पार्टीशन किए हैं वो हमारा पूरा का पूरा क्या आ जाए, सैंपल स्पेस आ जाए। सेकंड कंडीशन ये होती है पार्टीशन करते टाइम। थर्ड कंडीशन क्या है कि जितने भी आपने पार्टीशन किए हर पार्टीशन में कोई ना कोई एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, और कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा तो उसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो नहीं आएगी, वो ग्रेटर देन जीरो आएगी। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पार्टीशन EI ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, I वेरी फ्रॉम 1 to n। ये समझ में आया पार्टीशन कैसे करते हैं। तो कोई भी सैंपल स्पेस के पार्टीशन आपको इस हिसाब से डिफाइन करने हैं कि हर पार्टीशन जो है E1 E2 En वो सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, एग्जॉस्टिव हो, और साथ में हर पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है, ये पार्टीशन के सैंपल स्पेस का पार्टीशन आपको समझ में आ गया है। तो हम बात करते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे जो थ्योरम है। मीन्स यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है ये प्रॉपरली तो अभी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अभी क्वेश्चंस बेस मैं मतलब क्वेश्चन से करवाऊंगा डायरेक्टली। फॉर्मूला वैसे आपको समझा देता हूं क्योंकि इसका डेरिवेशन पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो मीनिंग क्या है कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है कि देखो ध्यान से थ्योरम को रीड करो। थ्योरम में क्या गिवन है, लेट E1 E2 En बी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S। अगर E1 E2 En n पार्टीशन है तो अभी मैंने समझाया था पार्टीशन कैसे करने हैं। तो ये सारे के सारे इवेंट जो हैं ये अगर किसी भी सैंपल स्पेस के पार्टीशन है तो ये सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, ये एग्जॉस्टिव होंगे, और हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो रहेगी। ओके,
सैंपल स्पेस S एंड ईच ऑफ द इवेंट E1 E2 EN, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस, इनकी हर इवेंट की अक्रेंस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहेगी, नॉन जीरो। ओके, ये बात क्लियर है यहाँ तक। फिर कह रहा है कि फिर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ए बी एनी आर्बिट्रेरी इवेंट एसोसिएटेड विद S, ए कोई भी इवेंट है आर्बिट्रेरी है जो S से एसोसिएटेड है। S से एसोसिएटेड का मीनिंग क्या है, यहाँ पे S हमारा सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस से कोई भी इवेंट A एसोसिएटेड है। तो अगर सैंपल स्पेस से इवेंट A एसोसिएटेड है तो वो इन पार्टीशन से भी एसोसिएटेड होगा ना, क्योंकि ये पार्टीशन सैंपल स्पेस की है। देन उस इवेंट A की अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूं, उस इवेंट A की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूं तो कैसे डिफाइन होगी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2, इस टाइप से इनको ऐड करते हुए चलेंगे। तो ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। कैसे, देखो भाई हमारे पास सैंपल स्पेस था, हमारे पास सैंपल स्पेस S था, ठीक है, उसका पार्टीशन क्या पहले E1, तो पहले हम किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, E1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। अब इससे इस सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है कोई इवेंट A, तो A की प्रोबेबिलिटी E1 की प्रोबेबिलिटी के बाद डिफाइन की जाएगी, तो E1 पहले से ही अकर हो चुका, अब A किस पे डिपेंड कर रहा है, E1 पे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1। सिमिलरली अगर मैं इसका सैंपल स्पेस का दूसरा अगर मैं पार्टीशन डिफाइन करता हूं E2, तो A इवेंट इससे भी एसोसिएटेड हो सकता है E2 से, क्योंकि ये भी किसका पार्टीशन है, सैंपल स्पेस S का ही पार्टीशन है। तो यहां से भी पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डिफाइन करेंगे, A किस पे डिपेंड कर रहा है, E2 पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, इनको मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, और इन सभी पार्टीशन के अकॉर्डिंग हम A की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और उन सभी को क्या करते चलेंगे, ऐड करते चलेंगे। यही क्या कहलाता है हमारा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये क्या है हमारा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये अब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ये मतलब थ्योरम्स कैसे अप्लाई करनी है क्वेश्चंस में, किस टाइप से क्वेश्चन का फॉर्मेट आएगा, ठीक है। ध्यान रहे बस आपको इसमें कि सैंपल स्पेस के n पार्टीशन है, सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है और सभी की नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है। फिर कोई इवेंट A डिफाइन किया जाएगा जो एसोसिएटेड होगा सैंपल स्पेस S से, तो उस इवेंट A की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो सीधी सी बात है, पहले पार्टीशन डिफाइन किए गए और फिर इवेंट A डिफाइन किया गया, तो A पार्टीशन से क्या करेगा, डिपेंड करेगा। और वो डिपेंड किस किस पे कर सकता है, E1 पे भी कर सकता है, E2 से भी कर सकता है, E3 से भी, और E अप टू EN पे भी डिपेंड कर सकता है। ओके, तो जो जो जिस जिस पे डिपेंड करे सभी की अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे और उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये उस इवेंट A की अक्रेंस होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अभी इस पे एक अच्छे से क्वेश्चंस लगाते हैं, दो तीन बढ़िया, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, क्योंकि बेस थ्योरम में या तो यहाँ से ये एक तरह से बेस थ्योरम जो है उसका छोटा सा पोर्शन है एक तरह से लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बेस थ्योरम में यूज होगी डायरेक्टली ना, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 101%, या बेस थ्योरम से तो आपका क्वेश्चन आएगा, जो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, केस बेस्ड स्टडी, 4 नंबर का क्वेश्चन 101%, ठीक है। तो पहले एक बार मैं क्वेश्चन लिखता हूँ इस थ्योरम बेस पे और उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम रीड करेंगे और प्रॉपरली उस क्वेश्चन को करेंगे। देखो भाई हमारे पास ये क्वेश्चन है, A bag contains 2 white, 4 black balls, and another bag contains 6 white and 4 black balls। ठीक है, हमारे पास 2 बैग हैं इस टाइम। एक तरह से ये इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट टाइप का क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में हम देखो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 1 bag chosen at random from 1 bag chosen at random मीन्स एक बैग आपको पहले सिलेक्ट करना है, तो हम इन दोनों बैग्स को एक सैंपल स्पेस के अंदर रख देते हैं। मीन्स इन दोनों बैग को इकट्ठा करके रखोगे तो पूरा एक क्या है हमारा सैंपल स्पेस है, ठीक है। मीन्स मैं अगर इसका एक तरह से सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग डायग्राम जनरेट करूँ तो इस टाइप से डायग्राम, मीन्स एक बैग ये है, फर्स्ट बैग ये है और सेकेंड बैग ये है, ये हमारा पूरा सैंपल स्पेस है, ठीक है। इसमें कितनी बॉल है, 2 वाइट और 4 ब्लैक, इसमें 6 वाइट और 4 ब्लैक, ठीक है। अब एक बैग सिलेक्ट किया जाता है, तो एक बैग इनमें से कोई भी सिलेक्ट किया जाता है, रैंडमली एक बैग सिलेक्ट किया जाएगा। तो पहले बैग सिलेक्ट करेंगे ना, हमारे पास 2 बैग है, तो उसमें एक बैग कौन सा सिलेक्ट करोगे, आप पहला बैग भी सिलेक्ट कर सकते हो और दूसरा बैग भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
सिलेक्टेड बैग में से फिर आपको क्या करना है, फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग वन बॉल इज ड्रॉन। अब जो बैग आपने सिलेक्ट कर दिया उसमें से बॉल ड्रॉ करनी है, तो बॉल ड्रॉ करनी है वो एक अलग इवेंट हो गया, वो किन किन से एसोसिएटेड है, इन दोनों बैगों से एसोसिएटेड है ना। तो इस बैग को और इस बैग को मैं इवेंट पहले कंसिडर करूंगा, जो क्या है हमारे सैंपल स्पेस के पार्टीशियन है, ठीक है। फिर बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, जो बॉल ड्रॉ की जाएगी वो व्हाइट होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो बॉल व्हाइट ड्रॉ तब करेंगे ना, तब पहले हम बैग को सिलेक्ट कर लें। अब बैग भी दो तरीके से सिलेक्ट हो सकता है कि भाई पहले वाले बैग को सिलेक्ट कर सकते हैं हम, या दूसरे बैग को सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले बैग को सिलेक्ट करेंगे उसमें व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी अलग होगी, दूसरे बैग को सिलेक्ट करेंगे उसमें से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी अलग होगी। फिर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि व्हाइट बॉल निकले, चाहे वो बैग 1 से निकले या दूसरे से निकले, वो कितनी होगी। तो वो हम फिर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उसके अकॉर्डिंग उनको हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो उससे पहले हम कंसिडर करते हैं, क्या कंसिडर करेंगे कि लेट E1 E2 बी द इवेंट दैट, हम कंसिडर करते हैं कि लेट E1 E2 बी द इवेंट। ये इवेंट कौन से कंसिडर किया हमने, बैग के कंसिडर किए हैं कि फर्स्ट बैग को हम सिलेक्ट करेंगे उसके लिए इवेंट E1, सेकंड बैग को हम सिलेक्ट करेंगे उसके लिए इवेंट E2। तो E1 E2 बी द इवेंट्स दैट फर्स्ट बैग एंड सेकंड बैग सिलेक्टेड रेस्पेक्टिवली। ओके, मीनिंग क्या हुआ कि E1 इवेंट कौन सा है कि पहले बैग को सिलेक्ट किया जाए, E2 इवेंट का मीनिंग क्या है कि दूसरे बैग को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब सिलेक्ट करने के बाद बॉल ड्रॉ की जाती है, और बॉल कैसी ड्रॉ की जाती है, व्हाइट बॉल ड्रॉ की जाती है। तो व्हाइट बॉल ड्रॉ होगी, वो भी एक इवेंट ही होगा, उसको हम किस इवेंट से कंसिडर करेंगे, उसको मैं मान लेता हूं ए इवेंट, उसको मैंने मान लिया ए बी द इवेंट दैट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, ए बी द इवेंट that ball drawn is white। क्लियर है यहां तक। अब बैग को आप सिलेक्ट कर रहे हो, आपके पास बैग कितने हैं, टोटल 2 बैग हैं। एक बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। सिमिलरली सेकंड बैग को भी सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट है एक तरह से ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी मींस फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करोगे तो उसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्योंकि इवेंट किसका है, पहले बैग को सिलेक्ट करने का है। और सेकंड जो आएगी हमारी 1/2, क्योंकि हमारे पास 2 ही बैग हैं, या तो उसको सिलेक्ट करोगे या इसको सिलेक्ट करोगे, तो हाफ प्रोबेबिलिटी होगी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सेकंड बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। अब हम फाइंड आउट करेंगे जो आपने बैग सिलेक्ट किया उसके बाद उस बैग में से व्हाइट बॉल ड्रॉ करनी है, तो वो ए इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, बैग के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपने पहले कौन सा बैग सिलेक्ट किया है। तो हम कंसिडर करते हैं, स्टार्टिंग में हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। इसका मीनिंग क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 का मीनिंग हुआ कि हमने बैग 1 को सिलेक्ट किया है और उसमें से हम कौन सी बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, व्हाइट बॉल ड्रॉ कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अगर मैं फाइंड आउट करूं तो क्या आएगी, तो देखो बैग 1 को सिलेक्ट किया है तो बैग 1 में कितनी बॉल है, टोटल 2 व्हाइट बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। टोटल बॉल कितनी हो गई, इसमें 6 टोटल बॉल हो गई, ठीक है। उसमें से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमारे फेवर में कितनी है, व्हाइट बॉल 2 और टोटल बॉल कितनी है, 6। तो ये क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 2/6। क्लियर है ये बात। सिमिलरली अगर ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी व्हाइट बॉल है वो सेकंड बैग से निकले, तो उसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, क्योंकि पहले सेकंड बैग को सिलेक्ट होना पड़ेगा, फिर हम उसमें से क्या निकालेंगे, व्हाइट बॉल निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 की मैं बात करूं तो सेकंड बैग में हमारे पास बॉल कितनी है, टोटल 10, और उसमें से व्हाइट बॉल कितनी है, 6। क्लियर है ये बात। तो फेवर में कितनी है हमारी व्हाइट बॉल, 6, तो 6/10 ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी किसकी, सेकंड बैग में से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमारी लास्ट में जो हमें फाइंड करना है वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए, मींस ए का मीनिंग क्या है, व्हाइट बॉल ड्रॉ होनी चाहिए। तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किस किस पे डिपेंड कर रही है, वो E1 पे भी डिपेंड कर रही है और E2 पे भी डिपेंड कर रही है। तो यूजिंग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। ये हमारी प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी कि व्हाइट बॉल निकलनी चाहिए, चाहे वो बैग 1 से निकले चाहे वो बैग 2 से निकले, उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इन दोनों बैग से व्हाइट बॉल निकलने की। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 ये कैंसिल होके 1/3 हो जाएगा और ये कैंसिल होके 3/5 हो जाएगा। पुट कर दो यहाँ पे 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 3/5, और इनको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 7/15। आपका आंसर आएगा 7/15। तो 7/15 टोटल प्रोबेबिलिटी है व्हाइट बॉल निकलने की, चाहे वो बैग 1 से निकले चाहे वो बैग 2 से निकले। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, और ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2022 में ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और लगाते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ भाई देखो एक और नया क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। देखो अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले ना। इसमें क्या गिवन है, ए बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स एंड अनदर बैग कंटेन्स 8 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, इसमें भी 2 बैग हैं, एक बैग में कितनी बॉल है, 6 रेड है और 8 ब्लैक बॉल्स हैं, और दूसरे बैग में कितनी बॉल्स हैं, 8 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स हैं। ओके, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अब ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है आपको। गिवन क्या हमारे पास ये बोला है इसने, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, एक पहले बैग में से, मींस पहला बैग ये है ना जिसमें 6 रेड और 8 ब्लैक बॉल्स है, उससे एक बॉल ड्रॉ की जाती है, एंड विदाउट नोटिसिंग इट्स कलर, बिना उसके कलर को नोटिस किए, इज पुट इन द सेकंड बैग, उसको सेकंड बैग के अंदर पुट कर दिया जाता है। ठीक है, रख दिया जाता है। ओके, फिर बोला है ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग। अब सेकंड बैग से बॉल ड्रॉ की जाती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड इन कलर। जो सेकंड बैग से बॉल ड्रॉ की जाती है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो उसका कलर क्या हो, रेड कलर हो। तो देखो इसमें अब इवेंट आप कैसे कंसिडर करोगे। तो पहली बात तो हम इसमें ये देखेंगे कि हम किस टाइप से पहले बैग में से दूसरे बैग में बॉल पुट कर सकते हैं, मीन्स किस टाइप का मीनिंग यहाँ पे है कि किस किस कलर की। तो देखो पहले बैग में, मीन्स मैं यहाँ पे लिखूंगा जो हमारा फर्स्ट बैग है वो, उसके अंदर 6 रेड बॉल हैं और 8 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, और जो हमारा सेकंड बैग है उसके अंदर हमारे पास 8 रेड बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल है। अब इसमें से एक बॉल निकाली जाती है और इसके अंदर डाली जाती है। तो कितने तरीकों से आप पहले बैग में से बॉल निकाल सकते हो और दूसरे बैग में डाल सकते हो विदाउट नोटिसिंग इट्स कलर। तो देखो मैं ऐसा कर सकता हूं कि पहले बैग में से मैं रेड बॉल निकाल लूं और उसको इसके अंदर डाल दूं, मींस रेड बॉल निकल सकती है पहले बैग में से, और फिर सेकंड बैग में रेड बॉल डल जाए, फिर इसमें से रेड बॉल तो हमें निकालनी है, लास्ट में उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। या ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट बैग में से ब्लैक बॉल निकले और फिर वो उसके अंदर रखी जाए, और फिर इसमें से सेकंड बैग की जो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेड इन कलर होनी चाहिए जो बॉल सेकंड बैग से निकले। तो कहने का मीनिंग क्या है कि फर्स्ट बैग में से 2 टाइप की बॉल निकल सकती है। तो हमारे पास 2 केस हैं यहाँ पे कि फर्स्ट बैग में से, मींस हम 2 वेज से हम क्या कर सकते हैं कि पहले बैग में से बॉल निकाल के सेकंड बैग में ट्रांसफर कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वे? पहला वे क्या है कि ए रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, ए रेड बॉल drawn from first bag and transferred to second bag. To second bag. Okay, and then drawing a red ball from second bag. Red ball from second bag.
क्लियर है ये बात। एक तो ये तरीका है कि हम रेड बॉल निकाले, पहले बैग से हमारे पास रेड बॉल निकले, उसको हम ट्रांसफर करें सेकंड बैग में, फिर सेकंड बैग से हमारे पास क्या निकले, मतलब सेकंड बैग से कौन सी बॉल ड्रॉ, रेड बॉल ड्रॉ। सेकंड केस ये हो सकता है कि ए ब्लैक बॉल मींस एक ब्लैक बॉल जो है वो ड्रॉ की जाए फ्रॉम, इसके अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट बैग से एंड ट्रांसफर टू सेकंड बैग, फिर सेकंड बैग में ट्रांसफर की जाए एंड देन ड्रॉइंग रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। क्लियर है ये बात, फिर सेकंड बैग से रेड बॉल ड्रॉ की जाए। तो ये दो केस हो सकते हैं हमारे पास। अब दोनों केस होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग हम इवेंट कंसिडर करते हैं। तो हम पहले इवेंट E1 कंसिडर करके चल रहे हैं। तो E1 इवेंट का मीनिंग है द रेड बॉल ड्रॉ फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड ट्रांसफर टू सेकंड बैग। तो E1 बी द इवेंट, E1 बी द इवेंट द रेड बॉल, even be the event the red ball draw from first bag and transferred to second bag। ठीक है, एक इवेंट हमने E1 कंसिडर किया कि भाई रेड बॉल हम निकाले पहले बैग से और फिर उसको ट्रांसफर करें सेकंड बैग में, इसको E1 मान लिया। E2 का मीनिंग क्या है, E2 बी द इवेंट दैट ब्लैक बॉल मींस पहले बैग में से मैं ब्लैक बॉल को निकालूं, ड्रॉ करूं और फर्स्ट बैग में से एंड ट्रांसफर टू सेकंड बैग। क्लियर है बात। अब बॉल ट्रांसफर हो चुकी है किसमें, सेकंड बैग में। अब सेकंड बैग में से हमें बॉल निकालनी है, कौन सी, रेड कलर की बॉल निकालनी है। तो सेकंड बैग से रेड बॉल निकले, उसको भी हम इवेंट कंसीडर करेंगे। तो उसको मैं कंसीडर कर लेता हूं ए बी द इवेंट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग इज रेड इन कलर। ए बी द इवेंट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग is red in color। मीन्स ए इवेंट हमने वो कंसिडर किया है जो हमें प्रोबेबिलिटी जिसकी हमें फाइंड आउट करनी है। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो सेकंड बैग से बॉल निकले वो क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो उसको मैंने कंसिडर कर लिया ए इवेंट। ठीक है, अब ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी E1 पे भी डिपेंड करेगी और E2 पे भी डिपेंड करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि भाई E1 इवेंट पे डिपेंड इसलिए करेगी क्योंकि पहले बैग में से अगर मैं रेड बॉल निकाल के सेकंड बैग में पुट करता हूं तो यहाँ पे रेड बॉल, टोटल रेड बॉल ज्यादा हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो फिर मैं इसमें से रेड बॉल निकालूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है। सिमिलरली E2 पे भी डिपेंड कर रही है। क्यों, क्योंकि अगर मैं पहले बैग से ब्लैक बॉल निकाल के इसके अंदर डालता हूं तो इसमें ब्लैक बॉल ज्यादा हो जाएंगी और ब्लैक बॉल ज्यादा हो गई, फिर भी प्रोबेबिलिटी चेंज होगी इसमें से रेड बॉल निकलने की। तो ए किस पे डिपेंड कर रहा है, E1 और E2 पे कर रहा है। तो पहले हम E1 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E1 का मीनिंग क्या है कि भाई आपको फर्स्ट बैग से रेड बॉल ड्रॉ करनी है। तो रेड बॉल, फर्स्ट बैग से रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट बैग में टोटल बॉल कितनी है 14 और उसमें से रेड बॉल कितनी है 6, तो 6/14। क्लियर ये बात। अब मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मीनिंग क्या है कि पहले बैग में से अगर मैं ब्लैक बॉल ट्रांसफर करता तो ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पहले बैग में 8 और टोटल बॉल कितनी है 14, तो ये आ जाएगा हमारा 8/14। क्लियर है यहां तक बात, ओके। अब मैं बात करता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। A/E1 का मीनिंग क्या है कि पहले बैग में से रेड बॉल सेकंड बैग में आ चुकी है और फिर उसमें से रेड बॉल फिर से निकाल रहे हो, किसमें से, अब सेकंड बैग में से। तो सेकंड बैग में टोटल रेड बॉल कितनी हो गई, 9 रेड बॉल हो गई। क्लियर है बात, 9 रेड बॉल हो गई सेकंड बैग में और उसमें से आपको एक रेड बॉल निकालनी है। तो 9 अपॉन टोटल बॉल कितनी होगी, 9 और 6 15, तो 9/15 A/E1 की प्रोबेबिलिटी आ गई। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 अगर मैं डिफाइन करता हूं तो इसका मीनिंग हुआ कि हमें रेड बॉल निकालनी है बट पहले बैग में से ब्लैक बॉल जा चुकी है। तो पहले बैग में से ब्लैक बॉल जा चुकी है तो टोटल ब्लैक बॉल कितनी हो गई हमारे पास 7 और रेड बॉल निकालनी है तो रेड बॉल कितनी है हमारे पास 8 ही है। तो ये आ जाएगा 8/8 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 15। तो जो जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो हमें फाइंड आउट कर लिया। अब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मैं लिखता हूं तो वो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2।
क्लियर है ये बात। और इनकी जगह ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो लास्ट में जो आपका आंसर आना है वो आएगा 59/105। लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा 59/105। ये आपका एक्चुअल आंसर है कि भाई स्टार्टिंग वाले बैग में से रेड बॉल भी अंदर जा सकती है सेकंड बैग में, या ब्लैक बॉल भी जा सकती है, बट हमें लास्ट में निकालना था कि ट्रांसफर होने के बाद सेकंड बैग में से रेड बॉल ही निकले, उसकी टोटल क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो उसकी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा 59/105। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लोगे, चारों वैल्यू निकाल रखी है मैंने, ठीक है। समझ में आ गया, आई थिंक ये आपके अच्छे समझ में आ गया। ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, सीबीएसई में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, हाँ भाई ये क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। केस बेस्ड टाइप स्टडी क्वेश्चन है ये, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या गिवन है, ए पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटी आर 0.65, द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक रहती है तो जो जॉब है कंस्ट्रक्शन जॉब, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.65। 0.80 प्रोबेबिलिटी कब रहेगी, तब द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। ये कंस्ट्रक्शन जॉब जो है वो कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.80। इफ देयर इज नो स्ट्राइक, अगर 0.80 दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अगर कोई भी स्ट्राइक नहीं होती है तो कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.80, ठीक है। एंड 0.32 ये प्रोबेबिलिटी किसकी दे रखी है, दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज ए स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक है तो उस काम को कंप्लीट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.32 है। अगर स्ट्राइक नहीं है, स्ट्राइक मीन्स हड़ताल नहीं है, तो उस काम को कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी 0.80 है। और स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि भी कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पे कोई मजदूर जो भी मजदूर होंगे वो स्ट्राइक करेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है 0.65 है, ठीक है। फिर बोला है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। जो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है वो ऑन टाइम पे कंप्लीट हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखो काम होने की प्रोबेबिलिटी से पहले क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे स्ट्राइक हो भी सकती है और स्ट्राइक नहीं भी हो सकती है। अगर स्ट्राइक होती है तो आप उस काम को कितने मतलब टाइम में, या मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कंप्लीट होने की। अगर स्ट्राइक नहीं होती है तो उस काम को होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जो काम हो रहा है हमारा, मींस जो कंस्ट्रक्शन जॉब है ऑन टाइम अगर हमारा कंप्लीट हो रहा है तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे किस पे, स्ट्राइक हो भी सकती है और स्ट्राइक नहीं भी हो सकती है। तो हम स्ट्राइक हो भी सकती है और स्ट्राइक नहीं भी हो सकती है, उसको इवेंट पहले ही कंसीडर कर लेते हैं। क्या इवेंट कंसीडर कर लेते हैं हम, मैं इवन इवेंट कंसीडर कर रहा हूं कि देयर विल बी स्ट्राइक। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, क्योंकि भाई आपका जो कंस्ट्रक्शन जॉब का काम ऑन टाइम कंप्लीट होगा, वो काम कंप्लीट होने से पहले स्ट्राइक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो दोनों भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले कंसीडर कर रहा हूं लेट E1 बी द इवेंट दैट देयर विल बी स्ट्राइक। that there will be strike, ठीक है। E2 मैं इवेंट कंसिडर कर रहा हूं कि स्ट्राइक ना हो, बी द इवेंट। E2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट देयर विल नॉट बी स्ट्राइक, ठीक है। मैंने कंसिडर कर लिया स्टार्टिंग में स्ट्राइक होगी तो उसको मैं E1 इवेंट से कंसिडर कर रहा हूं, स्ट्राइक नहीं होगी तो मैं उसको E2 इवेंट से कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारा का जो कंस्ट्रक्शन जॉब है ना, उसको वो जो काम है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो। तो मैं ए इवेंट कंसिडर कर रहा हूं, ए बी द इवेंट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, ठीक है। ए बी द इवेंट the construction job will be completed on time। क्लियर है ये बात। अब भाई ये ए इवेंट जो है जिसमें बोला है कि द
कंस्ट्रक्शन जो विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई, ये इसकी प्रोबेबिलिटी इफेक्ट होगी किससे भाई, मजदूर स्ट्राइक कर देंगे तो क्या पता काम डिले हो, तो प्रोबेबिलिटी काम की होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, अगर मजदूर स्ट्राइक नहीं करेंगे तो काम की ऑन टाइम होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इन दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं, E1 और E2 पे, ए डिपेंड कर रहे हैं। तो पहले हम E1 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, फिर E2 की, फिर A/E1 निकालेंगे और A/E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मीनिंग क्या है कि स्ट्राइक हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, देयर विल बी स्ट्राइक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी 0.65। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.65। अगर स्ट्राइक नहीं होगी तो स्ट्राइक हो रही है, उसको मैंने E1 से कंसिडर किया तो नहीं होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार भी लिख सकते हैं, और जो हमने रिप्रेजेंट कर रखा है E2 से, तो वो क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस 0.65, मीन्स जो होने व स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी को हम 1 में से माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करने पे इसका जो कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 0.35। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आ गया आपका 0.35। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अब डिपेंड कर रहा है भाई, ए स्ट्राइक होगी तब क्या आएगा, ए नॉन स्ट्राइक रहेगा तब क्या आएगी प्रोबेबिलिटी कंस्ट्रक्शन जॉब की ऑन टाइम पे काम होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 गिवन है, क्या गिवन है, इसने बोला है कि अगर स्ट्राइक नहीं होती है तो प्रोबेबिलिटी होगी 0.80, अगर स्ट्राइक होती है, इफ देयर इज ए स्ट्राइक देन कंस्ट्रक्शन जॉब जो होता है हमारा कंप्लीट, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.32। तो ये E1 का मीनिंग है स्ट्राइक हो रही है तब काम किस प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.32। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 की मैं बात करता हूं तो E2 का मीनिंग क्या है कि विल नॉट बी स्ट्राइक, स्ट्राइक नहीं होगी तो उस टाइम काम ऑन टाइम होने की प्रोबेबिलिटी 0.80। क्लियर है ये 0.80। अब हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना था, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मींस कंस्ट्रक्शन जॉब विल कंप्लीटेड ऑन टाइम, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज हो रहा है इसमें, ऐड करेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। सारी वैल्यूज पता है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है 0.65, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या है 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या है 0.80। और इनको आप डेसिमल में, अभी 12th के बच्चे हो, इतने समझदार तो हो ही, कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ। इसका आंसर आएगा 0.49 अप्रोक्स। ठीक है, तो काम जो कंस्ट्रक्शन जॉब है अपने ऑन टाइम पे हो, वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्राइक होगी भी और नहीं होगी। फिर भी हमें तो लास्ट में ये निकालना था कि भाई ये सिचुएशन दो टाइप की सिचुएशन गिवन थी कि स्ट्राइक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो दोनों के ऊपर डिपेंड करते हुए लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज किया हमने, और हमने फाइंड किया कि काम जो है हमारा, जो कंस्ट्रक्शन जॉब है वो उसका कंप्लीट होगा ऑन टाइम पे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0.49। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये केस बेस्ड टाइप स्टडी क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्रॉपरली आपको समझ में आया होगा, और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज कैसे करते हैं वो भी समझ में आया होगा, आई होप। तो इस पे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो करना, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बेस थ्योरम पे बात करेंगे, इसी को फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे, बेस थ्योरम में क्या पूछा जाता है, फिर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस डिफाइन करूंगा कि बेस थ्योरम पे क्वेश्चन आएगा तो किस टाइप का आएगा, और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना है तो क्या उनमें डिफरेंस है। ठीक है, पेपर में एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा इससे, तब तक के लिए ठीक है, आप पढ़ो घर पे, ओके, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट न भूलें, ओके, थैंक यू।